नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। चर्चा का विषय है यूएनओ के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक यूक्रेन और उनके साथियों के द्वारा रेजोल्यूशन लाना। उस रेजोल्यूशन में भारत का जो अपना पक्ष था उसके रखने के साथ साथ पाकिस्तान का कश्मीर का राग सामने लाना और उस पर राइट टू रिप्लाई में भारत सरकार के द्वारा या भारत के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जवाब देना। साथ में ये संयोग की बात है कि 22 फरवरी के बाद ये हो रहा है और 22 फरवरी भारत में संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं 22 फरवरी की भी चर्चा करूंगा कि कैसे नरसिंह राव सरकार इस पर एक्टिव हुई थी। इंदिरा गांधी की पूरी कांग्रेस की पूरी सरकार निकल गई, लेकिन किसी को भी POJKL पर होश नहीं आया, यानी कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर लद्दाख पर किसी को होश नहीं आया। नरसिंह राव वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने रेजोल्यूशंस पास किए और कश्मीर पर जम्मू कश्मीर पर जो भी फंड गया उस फंड के बिल ऑफ एप्रोप्रिएशन लाए गए थे। अब उन्होंने क्या संकल्प किया था और उनके द्वारा जो संकल्प किए गए थे उनका क्या परिणाम हुआ, इस विषय पर हम लोग आगे बढ़ें तो बात यूक्रेन की थी। यूक्रेन युद्ध को चलते ही या यूक्रेन में रशिया के स्पेशल वो लाए हुए 1 वर्ष हो गया। तो हम सब जान ही रहे हैं कि यूक्रेन में युद्ध चलते हुए 1 वर्ष हो गया है। रशिया उसको युद्ध नहीं कहता, रशिया उसको स्पेशल ऑपरेशन कहता है। और उनका मानना ये है कि जब संयुक्त राज्य जब USSR हुआ करता था तो उन्होंने यूक्रेन को मुख्य केंद्र बनाया था सारी रिसर्च सेंटर का। यूक्रेन उस समय डेवलप हो गया, बाद में अमेरिका के बहकावे में आकर यूक्रेन ने ही सबसे पहले USSR को तोड़ने का प्रयास शुरू किया। USSR टूट गया, उसके बाद SIT जो बनाई गई इंडिपेंडेंट स्टेट्स की, उस में लगभग सारे देश आ गए। जो नहीं आए वो यूक्रेन था। यूक्रेन लगातार कोशिश कर रहा था कि वो अमेरिका के खेमे में जाकर बैठेगा, या वो जेलेंस्की के आने के बाद ये उसने स्टेटमेंट दे दिया कि वो नाटो में भाग ले लेगा। रशिया को ये स्वीकार नहीं था। उनका कहना था हम स्पेशल ऑपरेशन चलाकर जो हमने डेवलपमेंट करवाया था वो सब नष्ट कर देंगे, जो हमारे इक्विपमेंट वहाँ लगे हुए हैं वो सब नष्ट कर देंगे, जो रिसर्च सेंटर बने हुए हैं वो नष्ट कर देंगे, और जो उन्होंने परमाणु आयुध केंद्र बनाए थे वो सारे नष्ट कर देंगे। उनको नष्ट करने में इतना समय इसलिए और उनका कहना है लग रहा है क्योंकि वो सिविलियंस को बचाकर काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ बहुत पहले उन्होंने अगर सीधा सीधा उड़ाना होता तो बहुत पहले उड़ा दिया होता। पहले वो हमला करते हैं, हमला करने के बाद वो संयंत्रों पर कब्जा करते हैं, संयंत्रों पर कब्जा करने के बाद उसको सिस्टमेटिक डिफ्यूज़ करते हैं, इसलिए टाइम लगता है ताकि सिविलियंस को नुकसान ना हो। खैर, लेकिन अमेरिका समर्थन से यूक्रेन रेजोल्यूशन लाया। भाई सबको कहना था और हम सब जान ही रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी जब भारत हेड कर रहा था या भारत उसमें था तो भी हमने कभी उस रेजोल्यूशन में भाग नहीं लिया सिक्योरिटी काउंसिल के, हम एब्सटेन रहे। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो होना था वो भी हमें एब्सटेन ही रहना था। 193 सदस्यों की जनरल असेंबली के अंदर भारत जो है वो एक मेन स्टेक होल्डर है, लेकिन 3 प्रकार के वहाँ काम होते हैं। एक तो ये होता है कि कुछ लोग सपोर्ट करते हैं रेजोल्यूशन का, कुछ रेजोल्यूशन का विरोध करते हैं, कुछ लोग पार्टिसिपेट तो करते हैं, बहस में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं करते हैं, वोट डालते समय एब्सटेन हो जाते हैं, कुछ लोग भाग ही नहीं लेते। ऐसे 32 देश जिन्होंने पार्टिसिपेट तो किया लेकिन वोटिंग नहीं डाली, उनमें भारत भी शामिल था। अब रशिया के ऊपर बैन लगाना, रशिया के ऊपर एक्शन लेना, रशिया को ये घोषित करना और जो भी वो रेजोल्यूशन था उसमें भारत ने भाग नहीं लिया, लेकिन भारत अपना स्टेटमेंट दे रहा था। भारत अपने स्टेटमेंट में शुरू से काबिज है और भारत का कहना ये शुरू से रहा है कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, युद्ध को जैसे समाप्त हो वैसे समाप्त करने के पक्ष में हैं, और हम शांति के पक्ष में हैं, वार्तालाप के पक्ष में हैं। जबकि अमेरिका लगातार भारत के ऊपर दबाव बना रहा था कि आप ये करो वो करो वैसा ऐसा। खैर, पाकिस्तान की बारी आई, वो भी जनरल असेंबली का पार्ट है, लेकिन पाकिस्तान यूक्रेन पर बोलने की बजाय, पाकिस्तान रशिया के खिलाफ बोलने की बजाय, पाकिस्तान भारत का कश्मीर इशू उठाकर वहाँ चल दिया। और कश्मीर में क्या चल रहा है, भारत ने कश्मीर में क्या कर रखा है और बहुत कुछ। जब पाकिस्तान ने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए तो भारत ने उस विषय पर राइट टू रिप्लाई मांगा।
राइट टू रिप्लाई में भारत ने बहुत कुछ नहीं कहा। भारत ने कहा कि भाई देखो, मौका दूसरा है, हमें यूक्रेन में वॉर चल रहा है, उस वॉर को समाप्त करने के लिए सबको प्रयास करने हैं। हाँ, पाकिस्तान अपनी धूर्त नीति के अनुसार, जैसा वो हमेशा से करता है, उसके अनुसार वो विषय को बढ़ाना चाहता है। वो कश्मीर का विषय बताता है, कश्मीर हमारा इंटरनल इशू है, पाकिस्तान को उस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। और फोरम देख लेना चाहिए, जो कहते हैं ना, नज़ाकत और दस्तूर दोनों देख लेने चाहिए, समय दस्तूर के अनुसार ही करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को भय सदैव से रहता है कि कहीं जम्मू कश्मीर जो उन्होंने कब्जा करके जो हिस्सा रखा है वो हिंदुस्तान कभी भी वापस ले सकता है। और ये सत्य भी है। मेरा मानना था कि एयर स्ट्राइक करते समय, सर्जिकल स्ट्राइक करते समय, या दोनों स्ट्राइकें एक साथ की थी, उनमें भारत सरकार अपनी एक बेसिक प्रैक्टिस कर रहा था। 2 बार भारत सरकार ने अपनी सेनाएं वहाँ पर लगाई। एक बार गलवान हो गया और उससे पहले CAA हो गया। मतलब CAA और गलवान, ये 2 ऐसे ओकेशंस थे जब भारत ने अपनी फौजें वहाँ पर लगा कर रखी थी और वहाँ पर हमको रोकना पड़ा। तीसरी बार अगर कोई कहता है तो इंटरनेशनली हमने प्रयास तब किया जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका जा रहा था। तब हमने UNO में कहा कि अगर आप हमको पाक जम्मू कश्मीर वापस दिलवा दें तो फिर हम वहाँ से रास्ता बनाकर अफ़गानिस्तान में जो बेसहारा लोग हैं उनकी मदद कर सकते हैं, जब तालिबान उनको मार रहा था। खैर, भारत सरकार ने अपने प्रयास पूरे करे। तो पाकिस्तान इस समय टूट की कगार पर है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को ले लें, पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों को ले लें, पाकिस्तान के अंदर जो अतिवादी आतंकवादी हैं, उन आतंकवादियों को जो रिलीजन के नाम से, इस्लाम के नाम से वहाँ तोड़फोड़ करते हैं, उनको ले लें। वो पाकिस्तान को तोड़ कर रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के टुकड़े हों तो उनको लगता है कि ऐसी परिस्थिति में जब पाकिस्तान अब तक सबसे कमज़ोर है, उसका श्रेय भी मोदी जी को जाता है कि चीन और पाकिस्तान दोनों को परेशान करके रखा उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ के माध्यम से, इंटरनेशनल कूटनीति के माध्यम से। तो फिर उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, मीरपुर, मुजफ्फराबाद या गिलगित बाल्टिस्तान में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में प्रदर्शन करते हुए वहाँ के लोगों ने कहा है कि बॉर्डर खोल दो, हम लद्दाख जाना चाहते हैं, बॉर्डर खोल दीजिए, हमारे दोनों टेरिटरी हमारी, हम दोनों टेरिटरीज़ में रहना चाहते हैं। वो आह्वान कर रहे हैं भारत सरकार से कि अगर आप हमको अपना मानते हैं तो फिर हमें आप मदद करिए, हमें अंदर लीजिए। मीरपुर, मुजफ्फराबाद में भी पीछे हमने देखा ही होगा कि शहबाज शरीफ एक स्टेटमेंट वहाँ कुछ विजिट करने आए और वहाँ बैठे हुए लोगों ने ही उन पर प्रश्न खड़े कर दिए, तो वो आए बाएँ बक कर चले गए, साएं बाएं बक कर चले गए। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के मीरपुर, मुजफ्फराबाद में भी जो उन्होंने सरकार बनाकर रखी है, उसने भी उनसे स्टेटमेंट उनके खिलाफ देने शुरू कर दिए। कुल मिलाकर वो पाकिस्तान की पॉलिसी से खुश नहीं है। ऐसी आवाज़ें खूब तेज़ी से वहाँ उठ रही हैं, चाहे वहाँ की लीडरशिप हो या फिर आम जनता हो। और वो अब इस जुगाड़ में लगे हैं कि किसी प्रकार भारत को इन्वोक कर दिया जाए, भारत को किसी न किसी तरह से भड़का दिया जाए, या भारत एक्टिव हो जाए और ये हिस्सा भारत में चला जाए, तो कम से कम रोटी दाल तो खाई जाए, जिंदा तो रहा जाए। लेकिन पाकिस्तान को ये भय सता रहा है कि हिंदुस्तान उसको ले जाएगा, इसलिए वो UNO में इस तरह की बात उठाकर उस पर रायता, जो हमारे देश में कहा जाता है कि रायता फैला दिया, वो रायता फैलाना चाहते हैं। जबकि हकीकत क्या है भारत सरकार की, हम सबको याद होगा कि 22 फरवरी सन 1994 को भारत सरकार ने एक रेजोल्यूशन पास किया था और उस रेजोल्यूशन में भारत सरकार सीधा मतलब कुछ उसमें लगा लपटी नहीं है, भारत सरकार, और उस समय सरकार हुआ करती थी नरसिंह राव की। नरसिंह राव ने रेजोल्यूशन पास करके 22 फरवरी को ये कहा था कि गिलगित बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद भारत का हिस्सा है और भारत की सॉवरेंटी को लेकर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और भारत की सॉवरेंटी किसी के हाथ में नहीं जाएगी और भारत उस हिस्से को वापस लेने के लिए कटिबद्ध है। ऐसा रेजोल्यूशन संसद से पास हुआ था। उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कुछ करता नहीं रहा। पाकिस्तान ने जब 22 अक्टूबर 1947 से लेकर और 26 अक्टूबर 1947 जो अधिमेलन का समय है, उस समय मुजफ्फराबाद में नरसंहार किया, बारामूला में नरसंहार किया और लाखों लोगों को वहाँ पर विस्थापित या तो होना पड़ा या फिर मौत के घाट उतार दिया। क्या चल रहा था? वो कबायली के नाम से कर रहे थे या कुछ और।
इसके अतिरिक्त उस हिस्से में भारत ने जो 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 पीठें हैं हमारी, जहाँ हम जिनको मानते हैं, चाहे हम शारदा पीठ, हमारे यहाँ 18 शक्तिपीठ हम मानते हैं, उसमें एक शक्तिपीठ शारदा पीठ पाकिस्तान में ही है। 1948 तक हम वहाँ जाते भी रहे और वहाँ संकल्प यात्राएं भी करते रहे। मंगला देवी मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें आज भी पाकिस्तान के मुसलमान भी जाते हैं, क्योंकि मंगला देवी वहाँ वो लोग भी मानते हैं। श्री रघुनाथ जी का मंदिर है, देवी गली का मंदिर है। ये बड़े मंदिर हैं जो मुजफ्फराबाद या मीरपुर में हैं, मतलब पाक अकबर जम्मू कश्मीर में हैं। इसके अतिरिक्त सिखों की बहुत बड़ी बड़ी पीठें हैं, यानी कि गुरुद्वारे हैं। मैं कहूँ कि कीर्तनगंज का गुरुद्वारा है, कीर्तनगढ़ का गुरुद्वारा है, या छठी पातशाही का गुरुद्वारा है, या फिर रावलाकोट का गुरुद्वारा। रावलाकोट मीरपुर में पड़ता है, छठी पातशाही मुजफ्फराबाद में पड़ती है, कीर्तनगढ़ अली बेग कैंप के पास पड़ता है। ये वो बड़े गुरुद्वारे हैं जो सिखों के गुरुद्वारे वहाँ पर माने जाते हैं। एक मीरपुर संघार के विषय में हम सब जानते हैं कि नवंबर 1947, आपको याद होगा, मैं पीछे मीरपुर बलिदान दिवस पर दिल्ली में एक बड़े कार्यक्रम में शामिल हुआ था त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय विप्लव देव जी के साथ। 25 नवंबर 1947 का दिन होता है, 25 नवंबर। ये दिन इसलिए जाना जाता है क्योंकि मीरपुर में लगभग 18 से 20 हज़ार हिंदुओं और सिखों का नरसंहार किया था मुसलमानों ने। 24 नवंबर 1947, यानी कि जब वो हिस्सा कर लिया उन्होंने, उसके बाद हिंदू विहीन करने के लिए हिंदुओं का कत्लेआम, खुला कत्लेआम हुआ था। आज तक के इतिहास में मुझे नहीं लगता संसार के किसी भी देश में इतना बड़ा इतिहास हो सकता है कि एक दिन में 20,000 लोगों का कत्लेआम हुआ हो। माताओं बहनों के अंग जो उनकी पहचान है, उन अंगों को काटा गया हो। लेकिन वो हमारे देश में भी बहुत कम लोग मनाते हैं या उसको याद करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन मीरपुर मुजफ्फराबाद के जो विस्थापित लोग हैं वो इस पर काम करते हैं। वो बलिदान दिवस हमने अभी पीछे निकल कर गया है। आज भी मीरपुर मुजफ्फराबाद गिलगित बाल्टिस्तान से जो विस्थापित लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, कहीं और रहते हैं, वो भारत सरकार से हर 22 फरवरी को एक आह्वान करते हैं। वो संकल्प दिवस के रूप में उसको मनाते हैं और कॉल करते हैं देश भर से कि आप उस हिस्से को वापस लीजिए। अभी भी इस बार भी ऐसा हुआ कि आह्वान किया गया है सिखों के द्वारा, जो वहाँ से विस्थापित हिंदू हैं उनके द्वारा, कश्मीरी पंडितों के द्वारा, या जम्मू कश्मीर पर रहने वाले लोगों के द्वारा, और भारत के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोग जिनको ये मालूम है कि संसद ने 22 फरवरी का दिन, ऐसा 22 फरवरी को एक रेजोल्यूशन पास किया था, और वो रेजोल्यूशन सिर्फ इस बात का था कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पर किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। वो भारत का अभिन्न अंग है, चाहे वो मीरपुर हो, मुजफ्फराबाद हो, गिलगित हो, बाल्टिस्तान हो, वो सारा हिस्सा भारत का हिस्सा है और भारत सरकार उसको लेकर रहेगी। अब ये तो आज की भारत सरकार लगातार प्रयास कर ही रही है मुझे लगता है। लेकिन यूएनओ में जिस प्रकार से पाकिस्तान चिल्ला रहा था, वो बिल्कुल प्रकरण सिद्ध कर रहा है कि पाकिस्तान को ये पूरा अंदेशा है कि किसी भी दिन भारत उसको अपने कब्जे में ले सकता है। और विश्व में भारत की जो इस समय की पहुंच है, भारत का जो इस समय व्यवहार है, भारत का जो संसार भर के साथ अपने संबंध हैं, उन संबंधों के आधार पर जब हमने एयर स्ट्राइक करा था, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो भी पूरे विश्व के किसी कंट्री ने पाकिस्तान का सहयोग नहीं किया था और सभी कंट्री लगभग शांत रहे। वो भारत था जिसने आधिकारिक सूचना दी, पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने आधिकारिक सूचना दी, लेकिन उन सब के बावजूद भारत के ऊपर किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। तो अब पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान, कोई भी हिस्सा हो, उस हिस्से को भारत सरकार वापस लेगी तो क्या विश्व समुदाय उस पर बात करेगा? एक उनका साथी होता था टर्की में जब वहाँ तुर्किया में भूकंप आया तो उस भूकंप में सबसे पहले पहुँचने वाले देशों में भारत ही था। टर्की ने उसका बहुत बहुत एहसान माना है, टर्की ने भारत को ट्रू फ्रेंड कहा है। और ये बदलती हुए परिवेश में, जैसे आपको याद होगा कि मलेशिया सरकार, मातहर मोहम्मद की सरकार थी और वो जम्मू कश्मीर को लेकर भारत सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट दे दिए थे, तो उनके लोगों ने उनको पदच्युत किया था, उनको वहाँ से हटाकर
और नए सरकार बनाई थी, क्योंकि भारत सरकार ने ऐसी परिस्थितियां बना दी थी वहाँ पर कि मतलब उनके इंपोर्ट को लेकर, जो एडिबल ऑयल भारत में आता है, कि उनकी इकोनॉमी एकदम डाउन हो गई थी। एडिबल ऑयल की जो उनके यहाँ खपत है, जो उनके जीडीपी में योगदान है, वो 25% के लगभग है, और उनका 80% हम इंपोर्ट करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि 25% जीडीपी में जिसका योगदान हो तो उनकी जीडीपी पर कितना फर्क पड़ा होगा। लेकिन बाद में उन्होंने माफ़ियाँ शाफियाँ भी मांगी। एक कंट्री केवल पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था, वो टर्की था, और टर्की में भी ईश्वर की ऐसी, मैं कहूँ कि दुर्दांत सिचुएशन भगवान ने बना दी, और भारत ने अपना सहृदय वहाँ दिखाया, और दिखाते हुए टर्की को भी अब अपने पाले में खड़ा कर लिया। अभी उम्मीद कम की जा सकती है कि टर्की किस रुख में बदलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है वहाँ की जनता वहाँ सरकार के ऊपर दबाव ज़रूर बनाएगी। तो फिर अब पाकिस्तान अकेला पड़ा हुआ है। चीन भी अब उसका खुलकर साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि चीन के भी इंपोर्टों पर बैन लगाकर भारत सरकार ने अपनी सिचुएशन क्लियर कर दी है। तो आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान वहाँ रायता सिर्फ इसलिए फैला रहा है कि ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान उस पर कब्जा कर ले। ये इमरान खान की भी पॉलिसी थी, और ये शहबाज शरीफ की भी पॉलिसी है कि कम से कम ऊधम मचाते रहो, ताकि हिंदुस्तान जब कब्जा करे तो विश्व हिंदुस्तान के ऊपर दबाव बना सके, इसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए मामला यूक्रेन का था, और राग जो पाकिस्तान ने अलापा वो कश्मीर था। कश्मीर के मामले में भारत के प्रतिनिधि ने सिर्फ इतना कहा कि हमने जितने रिप्लाई दिए हैं केवल उसको पढ़ लो, क्यों बार बार एक ही बात को रिपीट करते हो, क्यों इलॉजिकल टाइप की बात करते हो, क्यों वो बात करते हो जो तुमको नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये बात निश्चित है कि भारत अपनी स्थिति बिल्कुल क्लियर किए हुए है और सुदृढ़ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।